गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? जो बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं, पुल हैं, बांध हैं, है ना, जिनका कार्य निर्माण कारखानों में नहीं होता, एट द साइट पे ही होता है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसी उसमें लागत लगती है, कितने उसमें फ़ायदा होता है, इसका अध्ययन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जन्म हुआ। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, ये फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप पूरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में नट सेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहला लिखा है मैंने आपको पहले ब्लॉक में एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी से यहाँ तात्पर्य है ये कहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हम प्रयोग करें। इसकी क्या क्या, नंबर दूसरे ब्लॉक में लिखा हुआ है फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर एक है वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डन एट द साइट ऑफ कस्टमर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है वर्क इज कंप्लीटेड इन ए लॉन्ग टाइम पीरियड, अर्थात दीर्घकाल जिसका में जो पूर्ण होती हो ऐसी कार्य। अब तीसरी विशेषता है कंस्ट्रक्शन वर्क मे बी डन आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स और जॉब। ये तीन इसकी विशेषताएं हुई। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टी होती है? इसमें चार पार्टियां होती हैं जो किसी निर्माण कार्य को कंप्लीट करती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरी होता है कॉन्ट्रैक्टी, तीसरी होती है सब कॉन्ट्रैक्टर, चौथी होते हैं सर्वेयर, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर। ये चारों के मध्य एक प्रकार का सहयोग सा होता है जो जो किसी पुल को निर्माण करना या बांध का निर्माण करना, है ना, या बड़े शिपिंग जहाज का निर्माण करना, इन चार पार्टियां एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं और किसी कार्य को भी अंजाम देती है। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? इसके ऑब्जेक्ट हैं अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट इफ वर्क इज कंप्लीटेड विद इन ए ईयर। एक साल में जो कंप्लीट कार्य हो जाते हैं उनकी अकाउंटिंग तैयार करना, लाभ जानना। दूसरा होता है अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड विद इन ईयर। ऐसा कार्य जो एक साल में पूरा नहीं होता, दीर्घकाल तक चलता, उसके लाभ हानि का ज्ञात करना। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉफिट और लॉस, कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट और हानि को जांच करना। अगला है बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट जांच करना। और लास्ट में है एस्केलेशन क्लॉज, इसके बारे में टिप्पणी भी आती रहती है, तो कुछ नंबर के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? ये प्यारे बच्चों, जैसे जैसे महंगाई में वृद्धि होती है, चाहे सामग्री का हो, चाहे श्रम का हो, चाहे ओवरहेड्स का हो, तो उस महंगाई के आधार पर जो लागतों में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन का इस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, उस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का निर्धारण आगे पीछे किया जाता है, वृद्धि की जाती है। उसको हम एस्केलेशन क्लॉज के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको सोपान धारा भी कहते हैं। ये इतना अध्ययन करने के बाद में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के मध्य में एक फिक्स प्राइस कर दी जाती है और उस निर्धारित समय में कॉन्ट्रैक्टर अब उस कार्य को अंजाम देता है तो अपना लाभ हानि जैसी भी स्थिति है वो ज्ञात कर लेता है।
दूसरा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्टर। इसमें इस प्रकार का निर्माण कार्य होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की सुख सुविधाओं या उसकी पसंदगी का ध्यान रखता है। कैसे कि साहब आप मेरे को कॉस्ट दे दीजिएगा, निश्चित प्रॉफिट है, लेकिन पसंद आपकी होगी। जैसे कोई अच्छा स्टैंडर्ड का सामान अगर कॉन्ट्रैक्टी लगवाना चाहता है तो लगवा लो, लागत तो उसका लाभ तो फिक्स है ही है, तो वो अपनी पसंद की थोड़ी उसको छूट दे देता है, क्योंकि लागत तो उसको खुद कॉन्ट्रैक्टी की लग रही है, न कि कॉन्ट्रैक्टर की। तो ऐसी पसंदगी के आधार पर जो निर्माण में जो परिवर्तन किया जाता है छोटा मोटा, तो उसकी कॉस्ट को वो वहन तो खुद ही कर लेता है, उसके खर्चों की पूर्ति कर देता है वो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में एक तरीका से मैंने आपको सब चीज़ नटशेल में समझाने की कोशिश की है। फिर इसके आधार पर लाभों के निर्धारण से संबंधित बात आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्थिति है, कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंटेज को कंप्लीट हुआ है, 20%, 25%, 50%, 70%, 80%। तब लाभों का जो वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, तब हम कैसे लाभ की निर्गणना करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, उस पर लाभ की गणना कैसे की जाएगी, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कोई किसी तरीका की, मैं समझता हूँ कि आपको इसको समझने में कोई असुविधा नहीं रही होगी। कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद बेटा। ओके।